आइए अब हम उत्तर प्रदेश के उद्योग और कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण, पहले मैं आपको चुनिंदा जो कि कला संस्कृति और तमाम क्षेत्रों से संबंधित और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन फैक्ट्स की चर्चा कर दूं। ध्यान से इन फैक्ट्स को देखिएगा, अपने अंतःकरण में इसे बसाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है पहला, बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च कहाँ स्थित है? तो सरधना में स्थित है। सरधना मेरठ में है, याद रहेगा। बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च कहाँ स्थित है? सरधना में, जो कि मेरठ में है। इसके बाद से बुद्ध का प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। आप जानते हैं कि बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में, वाराणसी के पास, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। इसके बाद फतेहपुर सीकरी व आगरा का किला, इन दोनों का निर्माण किसने कराया था उत्तर प्रदेश में? तो ये अकबर ने कराया था, मुगल साम्राज्य। फिर बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने बनवाई। इसके बाद है चुनारगढ़ की अनूप वेदिका का संबंध किससे है? भर्तृहरि से है। याद रखिएगा कि चुनारगढ़ की अनूप वेदिका का संबंध किससे है? तो ये भर्तृहरि से है। इसके बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। मित्रों, यहाँ मैं केवल इन फैक्ट्स की चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सीधे फैक्ट ही पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस के आपकी ये सब। फिर है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी। अगला है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग तो हैंडीक्राफ्ट यानी हथकरघा उद्योग। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किसमें नियोजित है यानी किसमें कार्य कर रहे हैं? तो ये है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्रोत, तो अब तक तो आपकी परीक्षाओं में कमर्शियल टैक्स यानी वाणिज्य कर या व्यापार कर ही आप देखते हैं, लेकिन जीएसटी के आने के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये सबसे ज्यादा इससे कलेक्शन हुआ है। तो सही उत्तर होगा सबसे बड़ा स्रोत जीएसटी और दूसरे नंबर पे कमर्शियल टैक्स यानी वाणिज्य कर। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में 14 जोन में व्यापार कर का अधिकतम संग्रह, तो उत्तर प्रदेश के जो 14 जोन है उसमें सर्वाधिक व्यापार कर का संग्रह होता है लखनऊ में। इसके बाद है कानपुर, फिर गाजियाबाद, सबसे कम झांसी में होता है। याद रखिएगा सर्वाधिक कहाँ पे संग्रह होता है कमर्शियल टैक्स का? तो ये लखनऊ में और सबसे कम झांसी में। अगला है कि गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। फिर सुन लीजिए, गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार और गरीबी रेखा से नीचे सबसे अधिक ग्रामीण परिवार चित्रकूट में है। इसके बाद सबसे कम शहरी गरीबी कहाँ है? तो ये शाहजहांपुर में है। और सर्वाधिक शहरी गरीबी कहाँ है? तो चंदौली। यानी इन चारों को हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे कम ग्रामीण गरीबी कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी कहाँ है? तो चित्रकूट में। सबसे कम शहरी गरीबी कहाँ है? तो शाहजहांपुर में। और सर्वाधिक शहरी गरीबी कहाँ है? तो चंदौली में। इसके बाद है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये पत्रिका प्रकाशित होती है, बुक है। तो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के द्वारा। फिर है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन यानी एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ स्थापित है? तो मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और खुर्जा, ये मुख्य 5 जगह ये स्थापित है। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन या एसईजेड नहीं है। इन चारों में से 3 ऑप्शन तो रहेगा, एक कोई अलग रहेगा। इसे याद रखिए, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और खुर्जा, याद रहेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? तो ये स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1974 को। फिर है कत्था प्राप्त किया जाता है, जो पान में लाल रंग का जो लगाया जाता है कत्था, वो खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। याद रहेगा, खैर नामक वृक्ष से।
फिर है विरोजा एवं टारपीन का तेल। टारपीन का तेल सड़क वगैरह बनाने में भी काम आते हैं। तो विरोजा एवं टारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ चीड़ वृक्ष की राल से, यानी जो छाल होती है एक प्रकार से, तो चीड़ वृक्ष से ये प्राप्त किया जाता है। याद रहेगा कि विरोजा और टारपीन चीड़ के वृक्ष से और कत्था खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है बीड़ी को लपेटने हेतु तेंदु वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाई जाती हैं। फिर सुन लीजिए बीड़ी के लपेटने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो तेंदु वृक्ष की पत्तियों का, यानी पत्तों का। फिर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के साथ किस शैली का प्रचलन किया? तो टप्पा शैली का प्रचलन किया। याद रहेगा टप्पा शैली, टप्पा। तो जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की की चर्चा मैंने पिछले लेक्चर यानी कला संस्कृत में भी की है। तो जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया। पूछा जाता है टप्पा शैली का प्रचलन किसने किया था संगीत के क्षेत्र में? तो जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने। इसके बाद है अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें कौन तैयार, यानी अख्तर पिया उपनाम से कौन ठुमरी की जो गायकी यानी संगीत वो लिखा करता था? तो ये वाजिद अली शाह। तो अख्तर पिया किसका उपनाम था? वाजिद अली शाह का। जबकि सनद पिया ये बिंदादीन वाजिद अली, ये कला संस्कृत में मैंने इन लोग के बारे में चर्चा की। तो ये फैक्ट रहे, महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछे जाते हैं, इनका संग्रह मैंने यहाँ पे किया। फिर देख लीजिए अख्तर पिया उपनाम है वाजिद अली शाह का, जबकि सनद पिया बिंदादीन। इस तरीके से ये आपने देख लिया। आइए अब हम लोग अष्टछाप कवियों के बारे में देखते हैं। अष्टछाप कवि पुष्टि संप्रदाय के जो संस्थापक थे वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। याद रहेगा कि अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की थी? तो विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ किसके पुत्र थे? तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ये जो 8 कवि हैं इनके नाम देखना जरूरी है। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। याद रहेगा, फिर सुन लीजिए, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। तो ये 8 कवि है विठलनाथ द्वारा तैयार किए हुए। इसके बाद हम स्वामी हरिदास जी के बारे में हमने कला संस्कृत में भी देखा था। यहाँ एक मैं बता दूं कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाता है कौन माने जाते हैं? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास माने जाते हैं। इनकी रचनाएं श्री केलीमाल, याद रखिएगा ये रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। श्री केलीमाल, ये अक्सर पूछी जाती है कि श्री केलीमाल किसकी प्रमुख रचना है? तो श्री केलीमाल ये स्वामी हरिदास जी की रचना है। इसके अलावा अष्टादश भी इनकी रचना है। इनके शिष्यों में तानसेन ने अपना जो राग सीखा था, राग दीपक राग, वो इन्हीं से सीखा था स्वामी हरिदास जी से। फिर बैजू बावरा इनके शिष्य, इन्होंने मेघ राग सीखा था। फिर गोपाल नायक मालकौस राग इन्होंने सीखा था। तो इस तरीके से इनके 3 प्रमुख शिष्य हैं, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक। तानसेन दीपक राग में निपुण थे, बैजू बावरा मेघ राग में और गोपाल नायक मालकौस राग में निपुण थे। तो इस तरीके से इनके जो गुरु थे स्वामी हरिदास जी के, वो थे विठलनाथ, जो कि ऊपर आपने देखा। तो इस तरीके से मैंने ये सब चर्चाएं कर दी। तो आपको याद रहेगा ये पूरा छाप कवि और स्वामी हरिदास जी विठलनाथ जी के बारे में। आइए अब हम उद्योग और कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है, किस स्थान में कौन सा उद्योग पॉपुलर है, उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैंने भिन्न टॉपिक उठाए हैं। चलिए, तो उद्योग सबसे पहले यहाँ मैचिंग में पूछा जाता है, एकदम याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए। लकड़ी यानी काष्ठ के खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है? वाराणसी। फिर सुन लीजिए, लकड़ी के खिलौने या काष्ठ के खिलौने वाराणसी। खेल का सामान मेरठ।
पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा, दियासलाई उद्योग बरेली, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, तालों के लिए अलीगढ़, पीतल उद्योग मुरादाबाद, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, विद्युत करघा उत्पाद जैसे हथकरघा होते हैं हाथ से बनाए हुए, वैसे विद्युत करघा यानी विद्युत से बनाए हुए, तो विद्युत करघा उत्पाद टांडा, फिर मृत्तिका शिल्प खुर्जा, एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट याद रखिएगा, फिर उर्वरक के लिए आंवला प्रतापगढ़ में है, उर्वरक के लिए आंवला, फिर रबड़ उत्पाद यानी रबड़ उद्योग मोदीनगर गाजियाबाद में, फिर पॉलीफाइबर तो पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी, फिर विस्फोटक उद्योग या विस्फोटक पदार्थ के लिए कानपुर, इसी तरह कागज व लुगदी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है, फिर प्लाईवुड उद्योग नजीबाबाद, प्लाईवुड उद्योग के लिए नजीबाबाद प्रसिद्ध है और सीतापुर, ये दो याद रखिएगा नजीबाबाद और सीतापुर। इसके बाद है चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर दोनों ही जाना जाता है, कानपुर में विशिष्ट अन्य चमड़े जबकि जूते वगैरह जो चमड़े के बनाए जाते हैं ज्यादातर वो आगरा में मिलते हैं। फिर कालीन के लिए मिर्जापुर, याद रखिए भी पूछा था कालीन के लिए मिर्जापुर, कैंची के लिए यानी कैंची उद्योग के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, फिर रेशम उद्योग के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए चुर्क जो कि सोनभद्र में है, अक्सर पूछा जाता है सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क, और चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए चिनाहट। तो इस तरीके से कौन सा उद्योग किसके यानी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये सब मैंने बताया, आप इसका नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेहतरीन ढंग से पढ़िए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लूंगा विख्यात स्थान और अवस्थिति, उससे पहले कुछ उद्योग जो कारखाने हैं कहाँ स्थापित है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थापित है, बरेली में। हस्त छपाई उद्योग यानी जरदोजी, ये हस्त छपाई उद्योग के लिए फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है, याद रखिएगा जरदोजी के लिए। फिर काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊ के लिए, पीलीभीत खड़ाऊ के लिए जाना जाता है काष्ठ पादुका। फिर जरी के लिए प्रसिद्ध कौन है, जरी के लिए बरेली प्रसिद्ध है। फिर कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना कहाँ है, कानपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर पूछा जाता है, प्लास्टिक सिटी के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो कानपुर जाना जाता है। एपेरेल पार्क कानपुर और गाजियाबाद में है एपेरेल पार्क। इसके अलावा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, याद रखिएगा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, तो उन्नाव में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ हुई है पूछा जाता है, तो नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। इसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तो जैव प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी ये है लखनऊ, याद रहेगा ये जैव प्रौद्योगिकी, माफ कीजिए बायोटेक्नोलॉजी, याद रहेगा जैव प्रौद्योगिकी तो लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क। फिर विज्ञान नगरी ये भी लखनऊ में है, विज्ञान नगरी के रूप में जाना जाता है लखनऊ। फिर खाद्य पार्क की स्थापना यानी फूड पार्क की स्थापना नोएडा में हुई है। और तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे है, तो मथुरा में है। तेल शोधक संयंत्र की स्थापना मथुरा में। तो इस तरीके से ये पूरा उद्योग रहा, ये पूरे अन्य फैक्ट रहे जो महत्वपूर्ण थे यूपी के लिए। यह कवि स्वामी हरिदास विठलनाथ जी के बारे में बातें रही, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हम लेते हैं, इससे पहले हम विख्यात स्थान और अवस्थिति की तरफ चले। आइए देख लेते हैं स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ हुई, यानी स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर में यूपी में स्थित है, प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये खुर्जा में है जो कि बुलंदशहर में है। इसके बाद है आलू निर्यात केंद्र, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात केंद्र की स्थापना आगरा में की गई है, जबकि आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में स्थित है। दोनों याद रहेगा, प्रश्न देखिएगा परीक्षा में पूछे तो आलू निर्यात केंद्र आगरा में, आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र तो ये है झांसी में। फिर भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान तो ये है वाराणसी में, IIVR से कहा जाता है। कभी कभी मैचिंग में अंग्रेजी नाम देके पूछ देगा।
फिर इसके अलावा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आए दिन पूछे जाते हैं। तो कानपुर में है IIPR यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। इसके बाद उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1990 में की गई थी, सॉरी 1960 में की गई थी, करेक्ट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना तो ये 1960 में 1960। फिर है एग्रो प्रोसेसिंग जोन, कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है। फिर निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना, तो निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना नोएडा और कानपुर में की गई है। मॉडर्न बेकरी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कानपुर में है। इसके अलावा केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान, तो ये है लखनऊ। इस तरीके से उद्योग से संबंधित ढेर सारे संस्थानों की भी मैंने चर्चा की। इसके अलावा अन्य संस्थान मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा और भी चीजें। आइए यहाँ पे अब मैं आपको विख्यात स्थान उत्तर प्रदेश की और अवस्थिति बता देता हूँ। ये लेक्चर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मिसलेनियस है, विविध है, ढेर सारी चीजों की मैंने चर्चा की है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के लगातार लेक्चर्स की मैंने चर्चा की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। विख्यात स्थान अवस्थिति, विंध्याचल कहाँ है, मिर्जापुर में, यानी विंध्याचल विख्यात है तो वो मिर्जापुर के क्षेत्र में है। हस्तिनापुर महाभारत में स्थान आता है हस्तिनापुर का, तो ये मेरठ में। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में, याद रहेगा श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में। फिर महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये कानपुर के समीप महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। फिर भारत माता मंदिर कहाँ है, तो भारत माता जो मंदिर है वो वाराणसी में है। दयालबाग यानी राधा स्वामी पंथ भी इसे कहते हैं, तो राधा स्वामी पंथ द्वारा स्थापित दयाल बाग, तो ये आगरा में स्थित है। फिर भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में। मोतीलाल नेहरू बाग संग्रहालय लखनऊ में। कनक भवन कहाँ है, अयोध्या में है कनक भवन। फिर कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, याद रखिएगा कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। फिर कालिंजर दुर्ग कहाँ है, तो ये बांदा में है। कालिंजर दुर्ग पहले से स्थान है, ऐतिहासिक पन्नों में इसका कालिंजर दुर्ग का स्थान मिलता है। फिर देवा शरीफ बाराबंकी में। 84 गुंबद जालौन में। दीनदयाल हस्तकला संकुल ये वाराणसी में है। 22 सितंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पे, वाराणसी में। और ढलवा घाटिया की क्षेत्र की विशेषता है, तो जलेसर की विशेषता है। तो इस तरीके से इसे अगर आप छोड़ दे तो अन्य जो भी विख्यात स्थान अवस्थिति है वो भी आपको समझ में आया। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आज का हमारा ये लेक्चर बेहतर लगा होगा। नोट्स बनाइए बेहतर तरीके से। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।